हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शशि सर राजेंद्र एजुकेशन से, आपका फिजिक्स टीचर, जो मैं क्लास 9, 10th, 11, 12 को फिजिक्स पढ़ाता हूं और फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को एक आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, साथ ही साथ नोट्स बनवाता हूं, जिससे कि आप अच्छे एग्जाम दे पाएँ और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आज हम क्लास 9th का पहला लेक्चर लेने चल रहे हैं, जो कि मोशन चैप्टर से है। मोशन का नाम सुनते ही बहुत बच्चों को डर लगता है कि मोशन को हम करेंगे कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपका पोर्शन होता है फिजिक्स का। तो क्लास 9th के बच्चों को ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको मोशन पढ़ाएंगे और मोशन को एक डिटेल तरीके से समझाएंगे कि मोशन होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन में कि मोशन का डिफिनीशन क्या होता है, कि मोशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो डिफिनेशन लिखा गया है कि मोशन इज़ द चेंजिंग इन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मोशन इज़ द चेंजिंग इन ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, मोशन इज़ द चेंज इन ऑब्जेक्ट है पोजीशन ओवर टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कार, आप कार को समझ लीजिए कि कार का एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज ये कार है और इसको हम मोशन में समझते हैं कि मोशन कैसे करेगा ये। जैसे मान लीजिए कि किसी टी टाइम पर ये कार एक जगह पे अपनी जगह पे रुकी हुई थी। ठीक है, कहीं एक जगह थी और किसी टाइम के बाद हमने इस कार को देखा तो ये पहुंच गई यहाँ पर। ठीक है, ये कार यहाँ पे पहुँच गई है, मतलब कि ये टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को लगातार बदल रही है। तो हम कहेंगे कि ये कार जो है मोशन में है। तो डिफिनीशन आपका यही कह रहा है कि मोशन इज़ द चेंज इन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ओवर टाइम। मतलब अब पहले जो है इसकी पोजीशन ए थी, अब बाद में पोजीशन इसकी क्या हो गई बच्चों, बी हो गई है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कार जो है ये मोशन में है, मतलब कार जो है मूव कर रही है। इसके अंदर जो है ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ इसके पोजीशन में भी चेंज आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, इसको हम एक अच्छे वेक्टोरियल फॉर्म में समझें अगर बच्चों, तो समझिए कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम किसी एक पॉइंट ओ पर, जो कि कार्टेशियन प्लेन का ये 0, 0 होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था और किसी टाइम के बाद ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक बार जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और कुछ टाइम के बाद ये जो है यहाँ पहुँच गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने पोजीशन में परिवर्तन कर रहा है, यानी ये जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, यानी अपने पोजीशन में परिवर्तन कर रहा है। इसी को हम कहते हैं मोशन। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये मोशन क्या होता है, मोशन इज़ द चेंज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन ओवर टाइम। इतनी बात क्लियर है। देखिए, इसके बारे में हम और भी अच्छे समझते हैं कि ये मोशन कैसे जो है काम करेगा। ठीक है, तो मोशन को जब हम थोड़ा सा समझते हैं तो एक हमारे मन में बात आती है कि क्या मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई काम एक जगह हो रहा है तो ये क्या काम हर पॉइंट से एक ही जैसा हो रहा है कि किसी अलग अलग पॉइंट से अलग अलग जैसे हमें ये महसूस हो रहा है, या फिर हम उसका अनुभव कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव। बात समझ में आ रही है। तो आपका जो टॉपिक है इज मोशन इज रिलेटिव, कि क्या मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो देखिए, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। बात समझ आ रही है। मोशन जो है हमेशा रिलेटिव होता है। कैसे होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको ये हेल्प करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो मैं आपको डिफाइन कर दूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट होता है जहां से हम खड़े होकर के या बैठ करके किसी एक मोमेंट को या किसी एक इंसिडेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होता है उसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रही है। इसको कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे भी हो सकते हैं, ये रेस्ट पर भी हो सकता है बच्चों,
ये रेस्ट पर भी हो सकता है, यानी रुका भी रह सकता है। दूसरी बात, ये मोशन में भी हो सकता है बच्चों, ये मोशन में भी हो सकता है। मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन हम कह सकते हैं, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। तीसरा जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन में भी हो सकता है बच्चों, कि ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन में भी हो सकता है, यानी ये जो है हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेट भी कर भी सकती है, ठीक है। यानी ये रेस्ट में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है और एक्सेलरेटेड मोशन में भी हो सकता है। इसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यानी द व्यू पॉइंट योर ऑब्जर्विंग फ्रॉम, आप जहाँ से खड़े होकर के किसी इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो रही है? तो हाँ, इमोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है और ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इसका मतलब देखिए कैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, स्टेशन से ट्रेन निकली और साथ ही साथ एक दूसरी ट्रेन भी आप ही की स्पीड से आप ही की डायरेक्शन में निकल रही है, और आप अगर ज़मीन को ना देखो तो आप अपने ट्रेन से दूसरे ट्रेन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को देखते हो तो ऐसा लगेगा कि वो रुका हुआ है, ठीक है, और वो जब देखेगा आपको तो आपको लगेगा रुका हुआ है। लेकिन आप दूसरे सब विंडो साइड से देख रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपको पीछे जाते हुए नजर आ रही होंगी, मतलब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो मूविंग है, आप मूव कर रहे हो। बात समझ आ रही है? और उसी ट्रेन के अंदर बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको रेस्ट पर नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं कि मोशन जो है एक रिलेटिव क्वांटिटी हो रही होती है। बात समझ में आ रही है इतनी? अब देखिए अगली है कि अर्थ मोशन को हम थोड़ा समझते हैं कि अर्थ की मूवमेंट कैसे हो रही होती है और अर्थ कैसे मोशन कर रहा होता है, ठीक है। तो देखिए, यू फील स्टिल राइट नाउ बट अर्थ इज रोटेटिंग 1670 kmph, ठीक है, ये kmph किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हमारा अर्थ लगातार रोटेट कर रहा है, लेकिन पूरा अर्थ हमें एक रेस्ट पर नजर आता है, यानी हमें अर्थ रुका हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे बैठे हुए हैं और अर्थ इतना बड़ा है और साथ ही साथ हम भी अर्थ के साथ साथ ही 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है हम रोटेट कर रहे हैं अपने एक एक्सिस पर, ठीक है। और साथ ही साथ ऑर्बिटिंग द सन इज 1,07,000 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 1,07,000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हम अर्थ के वो सन का जो है ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, यानी सन के चारों तरफ हम घूम रहे हैं। यानी जो है सन अगर हमारा यहाँ पे होता है बच्चों, हम इसके ऑर्बिट कर रहे होते हैं तो हमारा अर्थ है कि जो स्पीड हो रही होती है वो होती है 1,07,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हमारा जो अर्थ होता है वो सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होता है, यानी उसका रिवॉल्व कर रहा होता है। और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी बच्चों 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो घूम रही होती है, लेकिन पूरा का पूरा अर्थ हमें रेस्ट पर नजर आता है। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि मोशन जो है एक रिलेटिव क्वांटिटी हो रही होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे हम थोड़ा देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, ये जो है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। टाइप्स ऑफ मोशन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन 3 टाइप के हो रहे होते हैं। बेसिकली जो है मोशन 3 टाइप के हो रहे होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको आप लीनियर मोशन बोल रहे होते हो। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, यानी अभी हम आपको एक एक करके सब समझाते हैं। और तीसरा होता है पीरियोडिक यानी ऑसिलेटरी मोशन। 3 टाइप के मोशंस को हम इसमें पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला है आपका रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी एक लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है, उसको हम बोल रहे होते हैं लीनियर मोशन बच्चों। यानी उसके साथ कोई भी एक सर्कुलर टाइप का एक पाथ नहीं बन रहा होता है, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। कह रहा है कि मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बच्चा मान लीजिए है, ठीक है, जब कोई बच्चा एक सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन बोल रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। उसका डेफिनेशन भी आप देखिएगा कि मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन, ये जो होती है आपकी एक रेक्टिलिनियर मोशन हो रही होती है बच्चों। इस एग्जांपल देखते हैं कि ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, फ्री फॉल एप्पल। जब कोई ट्रेन एक सीधी ट्रैक पर चल रही होती है उसको भी हम बोल रहे होते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ट्रेन जो है कई टाइप के पाथ को फॉलो कर रही होती है।
कहीं कहीं आप कर्व आ जाता है तो एक कर्वेचर पाथ को फॉलो कर रही होती है, कहीं कहीं एक सीधी स्ट्रेट लाइन आती है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोल रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेन की एक स्ट्रेट ट्रैक की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्री फॉलिंग एप्पल, कोई एप्पल की ट्री से कोई सेब जो है टूट के गिर जाती है तो एक सीधी रेखा में ज़मीन की तरफ आ रही होती है, उसको भी हम कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। जैसे देखिए एक बच्चा एक बॉल को सीधी रेखा में कहीं फेंक रहा है तो एक सीधा एक पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती रहेगी, इसको भी हम बोल रहे होते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है? चलिए हम थोड़ा आगे देखते हैं। अगला है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन है कि मूवमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग डायरेक्शन। देखिए बच्चों कि एक सर्कुलर पार्क, मान लीजिए आप किसी पार्क में जाते हैं और पार्क के चारों तरफ एक गोलाकार रास्ता बना हुआ है और आप किसी गोलाकार रास्ते को फॉलो कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप टहल रहे हैं, ठीक है, आप जो है टहल रहे हैं और किसी एक पार्क में टहल रहे हैं जिसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, तो ऐसे मोशन को हम बोल रहे होते हैं सर्कुलर मोशन। क्योंकि सर्कुलर तो इसके पास एक सेंटर होगा, आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा कि इसके पास एक सेंटर हो रहा होता है, उसके सेंटर से इनके बीच के जो डिस्टेंस उसको हम रेडियस बोल रहे होते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि ये जो है एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है लेकिन डायरेक्शन जो है लगातार चेंज हो रही होती है। कैसे डायरेक्शन बच्चों? देखिए एक पॉइंट पर ये जो है कुछ ये मोशन को फॉलो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन को। मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुंच गया तो डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए यहाँ पहुंच गया डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए यहाँ पहुंचा तो डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कुछ ही डायरेक्शन हो गया। यहाँ पहुंचा तो कुछ डायरेक्शन आपका ऐसे हो गया, सॉरी ये इस टाइप की डायरेक्शन हो गई। देखिए हर पॉइंट पे जो है इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में एवरी इंस्टेंट पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर नहीं, एवरी इंस्टेंट पर जो है ये अपना डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोल रहे होते हैं। जैसे देखिए आपको एक इमेज दिख रहा है, यहाँ पे ये ब्लू बॉल जो है लगातार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, यहाँ पे पहुँची हुई है, यहाँ पे पहुँची हुई है। एक टाइम हम आपको डायरेक्शन दिखाते हैं मार्क करने के बाद, ठीक है। देखिए हमने मार्क किया हुआ है तो इसकी डायरेक्शन कुछ यहाँ पे ये है, ये डायरेक्शन कुछ यहाँ पे है और यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसे है, कुछ ये डायरेक्शन यहाँ पे है बच्चों और ये डायरेक्शन कुछ यहाँ पे। ऐसे डायरेक्शन को हम टेंजेंट बोल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है और एक लाइन इसको टच करके निकलती है तो इसको हम टेंजेंट बोल रहे होते हैं। तो अगर कभी आपसे डायरेक्शन पूछा जाए कि डायरेक्शन कैसा होता है बच्चों सर्कुलर मोशन का, तो ये जो होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है बच्चों, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है बच्चों। तो सर्कुलर पाथ पर डायरेक्शन कैसा होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन हो रहा होता है सर्कुलर पाथ का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि सर्कुलर मोशन कैसा होता है? तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? मूवमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है कि लगातार जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोल रहे होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? आप इसको याद रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और नोट्स में एक एक पॉइंट को लिखिएगा जिससे कि आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ पाए बच्चों। मेरी बात क्लियर है? चलिए हम अगला मोशन देखते हैं। अगला मोशन देखते हैं हम। अगला मोशन आपका पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चों? पीरियोडिक मोशन देखिए, मोशन रिपीटिंग इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन या फिर पीरियोडिक टाइम, जिसको हम टाइम को पीरियोडिक टाइम बोल रहे होते हैं और ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोल रहे होते हैं। जैसे अगर आपके घर में पेंडुलम होगा बच्चों, पेंडुलम मतलब एक वॉच होती थी, पेंडुलम कुछ ऐसे होता था उसमें और उसकी एक फिक्स डिस्टेंस के दोनों तरफ वो घूमा करती थी, ठीक है। यानी एक टाइम के बाद यहाँ पहुँचा, फिर घूम करके यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ पे आ गया, तो एक जो है आपका ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता था। इस टाइप के मोशन को हम एक आपका जो है पीरियोडिक मोशन बोल रहे होते हैं या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोल रहे होते हैं। यानी एक फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्प्लेसमेंट आपका राइट साइड में और कुछ डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट साइड में, एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट और एक फिक्स इंटरवल टाइम पे अगर वो बार बार मोशन को कर रहा होता है, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोल रहे होते हैं। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है तो वो भी एक मोशन है, आपकी जो हार्ट बीट चल रही है वो भी एक टाइप की मोशन है। ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोल रहे होते हैं। यानी फ़ोन जो वाइब्रेट करता है उसको भी हम पीरियोडिक मोशन बोल रहे होते हैं बच्चों।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी इसके बारे में और अगली क्लासों में आप जब 11th वगैरह में जाएंगे तो इसमें और भी अच्छे से समझेंगे, या फिर हमारा जो है फाउंडेशन या और ओलंपियाड के जो क्लासेस को अगर अटेंड करते हैं तो हम इसमें मोशन को और भी डीप तरीके से समझाए हुए हैं। तो आप लगातार राजेंद्र एजुकेशन में बने रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। और आगे हम देखते हैं इसमें, चलिए मोशन के कुछ टाइप को हम समझें। तो अब हम देखिए एक टॉपिक हमारी आती है यूनिफॉर्म मोशन, जो आपके एनसीईआरटी में लिख करके रखा होगा यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि हम पहले पॉइंट बनाते हैं कि कुछ ए पॉइंट है यहाँ पे है, कोई बी पॉइंट है, कोई सी पॉइंट है बच्चों, ठीक है। एक जगह हम यहाँ भी बनाते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। डायरेक्शन को हम थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है और बी से सी तक का डिस्टेंस भी 5 मीटर का है बच्चों। साथ ही साथ टाइम जो लग रहा है, मान लीजिए कि 5 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में हमें 2 मिनट लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ भी बी से सी तक 2 मिनट लगे हुए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, यानी 5 मीटर को 2 मिनट लगा हुआ है, अगला भी 5 मीटर 2 मिनट में ही कवर कर रहा है। यानी किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को किसी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी बॉडी कवर कर रही होती है, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होते हैं। मेरी बात क्या समझ में आ रही है? ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होते हैं। एकदम सीधी सी बात है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बी से सी 5 मीटर का है और ए से बी 10 मीटर का है बच्चों, ठीक है, 10 मीटर का है। अगर मान लीजिए ए से बी तक जाने में हमें 10 सेकंड का टाइम लग रहा है और बी से सी तक जाने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोल रहे होंगे? देखिए ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे? देखिए 10 मिनट मीटर और 10 सेकंड, यानी 1 मीटर इक्वल टू 1 सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ देखिए 5 मीटर 5 सेकंड, यानी 1 मीटर इक्वल टू 1 सेकंड। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में यहाँ पे कवर हो रही है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रही है, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आप अपने घर से निकले हुए हैं और कोचिंग तक जा रहे हैं या स्कूल तक जा रहे हैं। मान लीजिए कुछ एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का, मान लीजिए 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस आपका घर से स्कूल तक का है और आपको पर डे आधे घंटे लगते हैं जाने में, पर डे। यानी आप डेली क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन से घर से निकलते हैं और अपने स्कूल को पहुंचते हैं, यानी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होते हैं बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? अगला देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी बात है, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होते हैं। नहीं तो अगर ए पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 मीटर का वापस से और यहाँ पे भी 5 मीटर का वापस से। मान लीजिए ए से बी तक जाने में हमें कुल मिला करके पहले 10 सेकंड लगे हुए हैं, अब जो है 15 सेकंड लग गए, ठीक है। तो क्या आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है कि 5 मीटर 10 सेकंड में गए हैं और 5 मीटर 15 सेकंड में गए हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है बच्चों यहाँ पे। यानी क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या मेरी बात समझ आ रही है? उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और देखिए मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अलग एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 10 मीटर का डिस्टेंस था, यहाँ पे आपका 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस हुआ।
और टाइम यहाँ पे इक्वल लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 सेकंड का टाइम लग रहा है और यहाँ भी आपको 5 सेकंड का ही समय लग रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस बच्चों। तो इस टाइप की भी मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या मेरी बात क्लियर है इतना? हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दो तरीके से समझ लिए हैं कि इसको भी एक नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसको बोलेंगे क्या, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे होंगे। ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होंगे बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिफिनेशन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपको डिफिनेशन दोनों वैलिड होगा। अगला देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, हमारी जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमें इसको पहचानना आना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आखिर में आ गई टॉपिक आ गई है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके क्या रिलेशंस हो रहे होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस के बारे में हम खूब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्टेंस कैसा होता है, कि हम कहीं गए हुए हैं तो जितना डिस्टेंस हमने कवर किया या जितनी दूर हम चल के गए हैं या जितने रास्ते की लंबाई थी वही हमारा डिस्टेंस हो जाया करता था। लेकिन एक नई टॉपिक या एक नया टर्म है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे होते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। आज हम दोनों को समझेंगे अच्छे से कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल लेकर के, समझिएगा अच्छे से कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है और बीच में जो है एक बड़ा सा तालाब है, ठीक है, एक बड़ा सा तालाब है और यहाँ पे आपके किसी एक दोस्त का घर है, ठीक है, आपके किसी एक दोस्त का घर है। मान लेते हैं कि कोई ए पॉइंट है ये और कोई बी पॉइंट है। अब आपको पता है कि रास्ते तो इस तालाब के ऊपर से तो बनेंगे नहीं, तो रास्ते को बनाने के लिए हमें कुछ एक अलग रास्ते को बनाने पड़ेंगे। तो कुछ मान लीजिए रास्ते जो बने हुए हैं कुछ ऐसे बने हुए हैं, ये जो रास्ते बने हुए हैं बच्चों कुछ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। कोई एक सी पॉइंट से होकर के एक रास्ता जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर आपको आपके दोस्त के घर जाना है तो आप क्या करोगे, इस रास्ते से घूमते हुए जाओगे और अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मान लीजिए आपका दोस्त थोड़ा सा बहुत खेलने कूदने वाला है, उसको स्विमिंग वगैरह आती है और वो थोड़ा आलसी भी टाइप का लेकिन है, वो चाहता है कि हम क्यों इस रास्ते से जाएँ, उसे स्विमिंग आती है, तो क्या करेगा, वो सीधा तालाब में जाएगा और तालाब में से स्विमिंग करते हुए आपके पास तक पहुँच जाएगा आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो हम इसको सीधी लाइन बनाते हैं, आपके पास तक जो है पहुंच जाएगा, जैसे ये सीधी स्विम करते हुए आपके पास तक पहुंच गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा समझिएगा इसको अच्छे से, अंतर क्या होता है दोनों में। देखिए, एक बार आप यहाँ से घूम करके गए, एक बार दोस्त जो है आपका सीधी स्विमिंग करते हुए आपके घर तक पहुँच गया। दो टाइप की बातें हो गई। तो आप जो है ए से सी होते हुए जो बी पॉइंट तक गए हो, यानी ए से सी होते हुए जो आप बी पॉइंट तक गए हो, ऐसे रास्ते को हम डिस्टेंस बोल रहे होते हैं। ऐसे रास्ते को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ऐसे रास्ते को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ये तो बात समझ में आ रही है। डिफिनीशन कैसा लिखते हैं हम? तो डिफिनीशन बच्चों देखो कैसा लिखते हैं। डिफिनीशन लिखते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई, आप कह सकते हैं, अगर हम आपके बारे में बात करें या किसी बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
क्या बात समझ में आ रही है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एनी बॉडी या एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एनी बॉडी या एनी पार्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल पाथ इज कवर्ड बाई एनी बॉडी और एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर आपके दोस्त के बारे में बात कही जाए, अगर आपके दोस्त के बारे में बात कही जाए तो इसने सीधे बी से लेकर के बिना ए हुए, बिना सी होते हुए ए तक पहुंच गया। ऐसे रास्ते को जो किसी दो पॉइंट के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो, यानी उससे नज़दीक कोई रास्ता हो ही ना सके, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी क्या लिखेंगे हम? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है कि ऐसा कोई रास्ता जो किसी दो पॉइंट के बीच सबसे छोटा रास्ता हो, उससे छोटा कोई हो नहीं सके, और वो रास्ता क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन हो रही होती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन हो रही होती है। ऐसे रास्ते को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एनी पार्टिकल और एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस हो रहा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे समझ में आ रही है? डिस्टेंस को हम छोटे डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम छोटे डी से करते हैं, और वहीं डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे एस से आप कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एक्स से। कहीं कहीं आप एक्स भी देखोगे बच्चों, तो इसलिए घबराना नहीं है, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। कहीं कहीं आप जो है स्मॉल एक्स भी देख रहे होंगे, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम, डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक छोटी सी बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, जो इसका एक रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हम लिखते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे इक्वल हो सकता है? ग्रेटर समझ में आ रहा है कि ये रास्ते जो है लंबे हैं डिस्प्लेसमेंट से, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन इक्वल कैसे हो सकता है? इक्वल इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए कि ये तालाब ना होता, तब तो ये रास्ता ही सीधा बन सकता था, ये तब तो कोई भी इधर से आता जाता। उस केस में क्या होता? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो जनरल केसों में क्या होता है? इक्वल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखते हो आप, ज़्यादातर देखते हो उसमें क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो रहा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कभी भी बहुत दूर तक के रास्ते एक सीधे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बीच में घर आ सकते हैं, और किसी का जंगल आ सकता है, या फिर बड़े तालाब आ सकते हैं। तो ऐसे में हमें रास्तों को मोड़ना पड़ सकता है, इसलिए हम डिस्टेंस कवर करते हैं। कभी भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता बहुत लंबे दूरी के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें देखिए ये जो टेढ़े मेढ़े पाथ हैं, जो ये कर्वेचर पाथ हैं, ऐसे पाथ को हम देखिए डिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो है आपका डिस्टेंस है, लेकिन दो पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, इससे छोटा कोई रास्ता नहीं हो सकता, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम दो तीन चीज़ों को जानते हैं। यूनिट के बारे में जाने। यूनिट क्या होती है? तो दोनों की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। ठीक है, दोनों की यूनिट जो मीटर होती है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और वहीं आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? हम आपके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो लाएंगे, आपको स्पेशल क्लास 9 को समझाने के लिए कि वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। बस आप अभी के लिए नोट करिएगा कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और बाकी डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या मेरी बात क्लियर अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ इसके बारे में हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। कि सबसे पहले हम देखिए डिस्टेंस को देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को उसके बाद देखेंगे। जब नेचर की हम बात कर रहे होते हैं
तो डिस्टेंस हमने बताया आपको, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड होते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन भी मैटर करता है, मैग्नीट्यूड तो करता ही है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड तो करता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी मैटर कर रहा होता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे होते हैं। ठीक है, पाथ कैसा होता है, तो टोटल ग्राउंड कवर यानी टोटल पाथ कवर कह सकते हैं, कुल रास्तों की जो लंबाई होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन हमने आपको बताया था ना कि स्टार्ट टू एंड, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे रुक रहे हैं उनके बीच जो सीधी एक रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों। कैन बी जीरो, हाँ डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे होता है हम इस चैप्टर में आगे चल के अच्छे से देख रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखें कि मैराथन जो रनर होते हैं ये दूर तक चलते हैं, 42 किलोमीटर एग्जाम्पल, बहुत दूर तक चलते हैं, वो डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। लेकिन किसी सर्कुलर पाथ पे अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं और जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया था इसी पॉइंट पे आकर के रुक जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। हम इसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे अच्छे से और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम कैसे ऐड कर रहे होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को हम इसमें चैप्टर में अच्छे चलेंगे। तो इसलिए आप जो है लगातार इस वीडियो पे बने रहिएगा और ऐसे हम और भी लेक्चर जो है हमारे आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा आ गया, बहुत बढ़िया। जितना हमने पढ़े उसमें कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि अ कार मूव 5 किलोमीटर ईस्ट। हम देखिए इसको समझाने के लिए आपको डायरेक्शन डिफाइन कर लें। ये आपका ईस्ट, हम ये नॉर्थ, वेस्ट और ये साउथ, सबको पता होगा ये डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसे बन रहा होता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ कार मूव 5 किलोमीटर ईस्ट देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, कैलकुलेट। बहुत बढ़िया, कोई एक पॉइंट बनाइए। बेहतर ये है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप बच्चों ऐसे सॉल्व करना, हम आपको सबसे सरल तरीका और हमेशा काम वाला तरीका बता रहे हैं। एक कार्टेशियन प्लेन बनाना, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका बच्चों, 0 0, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन हो गया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इतना तो आपको पता है। चलिए अब देखिएगा हम हमने ऐसा क्यों बनाया। किसी भी काम को जब हम स्टार्ट करेंगे, पूरे फिजिक्स में याद रखिएगा, स्पेशल जो है आपका मैकेनिक्स में याद रखिएगा कि हम जिस काम को कभी भी स्टार्ट करेंगे तो उसको आप ऑरिजिन मानिएगा कि हमने जो है इसी पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ है। ईस्ट की तरफ चल रहा है 5 किलोमीटर। ईस्ट देखिए ये है, हमने कुछ यहाँ पॉइंट पर पहुँचा, ये 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है। मानिए कि ये जो है आपका 5 किलोमीटर हुआ, इस पॉइंट पर पहुँचा हुआ बच्चों, ठीक है। देन टर्न नॉर्थ है 3 किलोमीटर। नॉर्थ देखिए ऊपर था, हम ऊपर चलाते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, पहला क्या पूछ रहा है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। बहुत बढ़िया, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, यही होता है। तो एक्चुअल पाथ यहाँ से गया, ये ए पॉइंट है कोई, ये बी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, ये ओ पॉइंट है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए और प्लस ए बी, ठीक है। मैं आपको यही सॉल्व कर देता हूँ एक लाइन में, सिंगल लाइन सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं हम। 5 किलोमीटर ओ ए है और प्लस 3 किलोमीटर इक्वल टू 8 किलोमीटर बच्चों। आंसर आपका आ गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अगला क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए स्टार्ट यहाँ से किया, हमने क्या बोला था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो मिला रहे होंगे। ओ बी जो होगा वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे निकालेंगे, अब तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा ना। एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सामने, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, ठीक है। यानी नीचे क्या हो गया, बेस हो गया। ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, ये आपका ये हाइट हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर ईस्ट और फिर नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेनस यानी ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व करते हैं।
5 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा बच्चों 3 का स्क्वायर, 25 और प्लस 9 इक्वल टू 34 OB का स्क्वायर, और OB बराबर क्या हो जाएगा √34 मीटर। ये आपका क्या होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी देखना डिस्टेंस 8 है, डिस्प्लेसमेंट ये है लेकिन रूट में है। अगर हम इस रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नियर अबाउट 36 के पास में, यानी 6 से छोटा ही, मतलब 5.9 के आसपास अप्रॉक्स जो है 5.9 मीटर आ रहा होगा। ये सॉल्व करेंगे तो 5.9 मीटर आ रहा होगा। यहाँ पे 8 मीटर आया ना समझ में कि 8 मीटर जो है ग्रेटर है 5.9 के। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे छोटा हो रहा है, जो कि हमने आपको बताया था कि D इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S। रूल फॉलो हो रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया, आपका रिवीजन हो जा रहा है इसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ बॉय रन अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर एंड कंप्लीट 1 राउंड। बहुत बढ़िया। एक सर्कुलर ट्रैक को किसी लड़के द्वारा कवर किया जा रहा है 1 राउंड, जिसका रेडियस जो दिया गया है बच्चों ये आपका कितना दिया गया 50 मीटर का। बहुत बढ़िया 50 मीटर का, ठीक है। मान लेते हैं A पॉइंट से चलना शुरू किया उसने और वापस जो A पॉइंट पे आकर के रुका। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड। अब देखिए कुछ पाथ हो यही हो रहा है, पाथ ये हो रहा है तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि एक सर्कुलर पाथ है, इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है बच्चों 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यही आपकी एक्चुअल बात हो गई। 2 × 22/7 या पाई के टर्म में हम रहने देते हैं, हम पाई के ही टर्म में जो है रहने देते हैं, ठीक है। पाई × 50 इक्वल टू 100 पाई। बात समझ आ रही है। मर्जी हो आपकी तो पाई को रख दो, अगर आपको सही लगे तो। मल्टीप्लाई बाई 3.14 इक्वल टू 314 मीटर का आपका डिस्टेंस आ गया बच्चों। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला था कि जिस पॉइंट से चलेंगे अगर उसी पॉइंट पर आकर रुक गए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया आपका, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम सेम हो गया, सेम हो गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा होगा मीटर, ठीक है। यानी क्या हो गया ये 0 मीटर। बात समझ आ रही है, 0 मीटर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान तरीके से आपने पढ़ा अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम कि एन ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर साउथ। अब देखिएगा कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने, ऐसे अगर डायरेक्शन आपको मिले तो तुरंत आप कार्टेशियन प्लेन बनाओ, ठीक है। डायरेक्शन बनाना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। कह रहा है कि 10 मीटर साउथ। हमने कहा था कि जब कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो हम ऑरिजिन से कर रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पर मानिए ऑरिजिन और यहाँ किसी पॉइंट पर पहुँचे और ये क्या हुआ 10 मीटर का, ठीक है। मान लेते ए पॉइंट है। देन 6 मीटर मूव वेस्ट। वेस्ट आपका देखिए इस डायरेक्शन में है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ठीक है। कहाँ पहुँचे 6 मीटर, मान लेते 6 मीटर ये है कोई बी पॉइंट 6 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली 4 मीटर नॉर्थ, वापस 4 मीटर नॉर्थ यहाँ आप गए 4 मीटर, ये मान लेते सी पॉइंट है। पूछा कि हमसे बेटा कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, यानी काम करना यहाँ से शुरू किए थे, चलना यहाँ से शुरू किए थे, पहुँचे यहाँ पे है तो इनको मिला दीजिए। ओ सी क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसके ऊपर, पड़ गया। अगर देखिए टोटल ये जो है टोटल कितना था ये 10 मीटर, टोटल अगर ये 10 मीटर था बच्चों और ये 4 हुआ तो ये कितना बचा 6 मीटर बचा। अरे ये 4 हुआ ना, ये 4 तो ये भी 4, तो ये बचा आपका 6 मीटर का। ये 6 मीटर है, आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है। बहुत बढ़िया, सिंपल सा बात है कि ओ सी इक्वल टू √ पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हो बच्चों, 6 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे तो 6√2 ओ सी मीटर,
क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सा 36 72, आप जो है 6 को बाहर करोगे तो आपका √2 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 6√2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है कि इमेजिन योर वॉक फ्रॉम योर होम टू पार्क 300 मीटर अवे एंड रिटर्न टू होम, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, 300 मीटर आप गए और 300 मीटर आप वापस आ गए, तो 300 और 300 इस पॉइंट से चलना शुरू किए थे, वापस आ गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, ऐड कर दो तो 600 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया, एक लाइन में आंसर। डिस्प्लेसमेंट अब तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्या होगा, जहाँ चलना शुरू किए वापस आकर रुक गए 0 मीटर। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, हमने आज के लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट किया, खूब अच्छे से समझा कि डिस्प्लेस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रिलेटिव क्या होती है, और भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ों को समझा। इसी तरीके से हम पार्ट 2 भी लाएंगे और पार्ट 2 में इसके आगे की टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक लाइन में बना पाओ आप, और एनसीईआरटी के कोई भी टॉपिक ना छूट पाए, जिससे कि आप एग्जाम में ये कर सको कि नहीं ये सर ने हमको नहीं पढ़ाया। तो आप राजेंद्र एजुकेशन में बने रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरीके से, और साथ ही साथ कुछ PYQ क्वेश्चंस भी हम जल्दी लाने वाले हैं। तब तक आप राजेंद्र एजुकेशन सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो आता तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। तब तक आप देखते रहिए राजेंद्र एजुकेशन। थैंक यू।